1935 में जब अपनी सरकार थी ही दुबे जी, तो माउंटबेटन की क्या जरूरत थी? क्यों रोका गया उन्हें गवर्नर जनरल बनाकर? ये इस प्रश्न का जवाब आपने नहीं दिया, क्यों? अंजना जी, ये तो बरतानिया, देखिए हमने जब प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया 1935 में, जब इन सब बातों को तय किया गया, क्योंकि एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन उस समय थी। हम लोग बंटवारे की छाया में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आकार दे रहे थे, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्यों नहीं किया? क्योंकि वो जानते थे अंग्रेजों से समझौते कर रहे थे हम कि 10 महीने तुम्हें रहने देंगे। अरे समझौता कैसा हुआ? ये समझौता नहीं था। क्या था? यही तो समझना चाह रहे हैं आपसे। हाँ, बिल्कुल लंबी लड़ाई क्यों? ये जून 1948 तक लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल बनकर क्यों रहे? ये तो आजादी की शर्तों में शुमार था अंजना जी। हमने जब आजादी हासिल की तो रेड क्लिफ ने जैसे सीमा का को तय किया, जो बंटवारा तय हुआ उसमें, वैसे ही लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ थे उस समय तक, और ये तय किया था बरतानिया की सरकार ने। उन्हीं शर्तों के तहत हमने उसको निभाया, और हमने अपनी शर्तों पर, जैसे मैंने कहा कि हमने रिजोल्यूशन कांग्रेस पार्टी ने पास किया था 15 जून 1947 का। अब बात रही, सारे आरोप पंडित नेहरू पर लगाते हैं, तो साहब मुझे बताइए कि 1990 में पंडित नेहरू जिम्मेदार थे पंडितों का जो नरसंहार हुआ था, जिसमें वीपी सिंह की सरकार को आप समर्थन दे रहे थे। वर्ष 2000 में पहलगाम में अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ, 30 लोगों को मार दिया, पंडित नेहरू उसके लिए जिम्मेदार थे। 2001 में फिर अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ, उसके लिए पंडित नेहरू जिम्मेदार थे। 2002 में रंगनाथ मंदिर पर हमला हुआ, 2002 में क्वासिम नगर में 29 हिंदुओं का नरसंहार हुआ, 6 अक्टूबर 2021 को माखनलाल बिरजू सहित मजदूरों को मार दिया, 7 अक्टूबर 2021 को स्कूल में घुसकर सुपेंद्र कौर और दीपक चंद को मार दिया गया, रजनी बाला की हत्या हुई, रणजीत सिंह की हत्या हुई, अमरीन भट्ट की हत्या हुई, स्पेशल पुलिस ऑफिसर की हत्या हुई, राहुल भट्ट की 12 मई को हत्या। तो ये हत्याओं के लिए क्या हम सुधांशु जी, ये सब क्या नेहरू जी ने कराया? और जो दूसरा प्रश्न है, वो कह रहे हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन को लेकर यह आजादी की शर्त रखी गई थी। अब अच्छा जवाब देता हूं। पहला देखिए, फिर अभय दुबे जी विद्वान होके क्या बोल गए। अंजना जी रिवाइंड करके देखिएगा, दर्शकों से कहता हूं, ये बोल गए प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन हमने 1935 में अडॉप्ट किया। जनाब वो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित है, जिसके तहत 1937 में आपने प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन लड़े ब्रिटिश सरकार की हुकूमत में। खैर, अब आते हैं विभाजन की शर्तों पे। अबे जी, अब विभाजन की शर्तों पे आते हैं, तो मैं दर्शकों के संज्ञान में एक बात डालना चाहता हूं। ये जो 1948 में 47 में हमला हुआ कश्मीर पे, इसको कबायली हमला क्यों कहा जाता है? जानते क्यों कहा जाता है? विभाजन की शर्तों में था कि कोई भी देश फौज का इस्तेमाल नहीं करेगा, मगर पाकिस्तान ने फौज का इस्तेमाल करने का प्रयास किया। यह सच है कि उस समय दोनों सेनाओं के चीफ 1947 में आजादी मिलने के बाद भी साल भर तक ब्रिटिश ही थे, और जो ब्रिटिश चीफ था उसने मना कर दिया कि आर्मी का यूज नहीं करना है, फौज के द्वारा विभाजन का समाधान नहीं होगा। इसलिए पाकिस्तान ने क्या किया, अपने ही सैनिक भेजे कबायलियों के भेष में। अब आप सुनिए, जब एक प्रकार से पाकिस्तान ने विभाजन की वो शर्त ही तोड़ दी थी, सीधे फौज का उपयोग किया था। अगर हम फौज का उपयोग करते तो वो कहीं टिकता ही नहीं। सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हमारे पास थी, सारे आर्म्स एमुनेशन हमारे पास थे। आपको पता है, उन्होंने तो जो हमारी विभाजन की शर्त का पहला पैसा मिला था, उससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो यूरोप के बचे हथियार थे वो खरीदे थे। इसीलिए धरना दिया गया था कि 55 करोड़ दूसरी किस्त नहीं जानी चाहिए पाकिस्तान को, मगर दे दी गई। वो हमारे पैसे से हथियार खरीद के हम पे अटैक कर रहा था। अगर विभाजन की शर्त की बात थी तो मैं एक बात बताऊं आपको, शायद बहुत से दर्शकों को ना पता हो, 1950 के दशक तक पाकिस्तान का रुपया भारत में छपता था। अरे हम तो उनको क्रिपल कर सकते थे उस समय, जब एक बार उन्होंने फौज का इस्तेमाल किया, मगर नहीं, शांति से फौज इस्तेमाल कर देंगे तो भी हम उनको पैसा भी देंगे। क्यों? महान बनना है, दुनिया में अपनी एक शख्सियत बनानी है कि हम कितने उदार हैं। और अगर रेफरेंडम कराना था तो बलूचिस्तान, फाटा, कराची, लाहौर सब जगह होता तो हम मान जाते, मगर एक तरफा होना है, सिर्फ कश्मीर में ही फंसाना है। क्योंकि बस अब क्या कहें। एक बात और, एक बार मैंने बचपन में एक कार्यक्रम में सुनी थी, जब राम मंदिर का मुद्दा उठ रहा था कि सोमनाथ सॉल्व हो गया तो राम मंदिर क्यों नहीं सॉल्व हो पाया, तो भी एक प्रखर वक्ता थे, उन्होंने जवाब दिया था, सोमनाथ सरदार पटेल के प्रांत में पड़ा तो आजाद होते ही सॉल्व हो गया, और
राम जन्मभूमि नेहरू जी के प्रांत में पड़ गया, काशी मथुरा प्रयाग, तो फंसा का फंसा रह गया। जहां पे भी उन्होंने उंगली रखी ऐसा फच्चर फंसाया कि वो आज तक 75 साल बाद भी वो गले की फांस बनी हुई है। अब जवाब दीजिए, जवाब दीजिए अभय जी। अंजना जी, महान बनने के लिए वो कह रहे हैं, महान बनने के लिए नेहरू जी ने कुछ ऐसे फैसले किए जो देश के ही खिलाफ हो गया और उन समस्याओं को लंबे वक्त तक हिंदुस्तान को जूझना पड़ा। देखिए, एक लंबी लड़ाई पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, कांग्रेस पार्टी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बरतानिया हुकूमत से लड़ी। एक ऐसा नौजवान, एक ऐसा बैरिस्टर जिसको विरासत में साधन संपन्नता मिली थी, उसने 9 साल बरतानिया की जेल में बिताए। मगर आज मैं सिर्फ तथ्यों पर बात करना चाहता हूं अंजना जी। बार बार कहा जाता है आर्टिकल 370 को लेकर, आर्टिकल 370 को लेकर पंडित नेहरू ने जो लोकसभा में बयान दिया उसमें उन्होंने कहा, मैं हिंदी में उसका तर्जुमा बताता हूं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल, देयर इज नो डाउट दैट द कश्मीर इज फुल्ली इंटीग्रेटेड, वी फील दैट दिस प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल इरोशन ऑफ आर्टिकल 370 इज गोइंग ऑन। कांग्रेस पार्टी की प्रति शिकायत क्या थी कश्मीर के लोगों की? पंडित नेहरू कह रहे हैं कि ये घिसते घिसते धीरे धीरे आर्टिकल 370 घिस जाएगा, हमने किसी हद तक क्लोजर इंटीग्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं। जब आर्टिकल 370 आया उसके बाद वहां सदर रियासत हुआ करता था, जिसका जिक्र अभी सुधांशु त्रिवेदी जी ने किया। वहां प्रधानमंत्री हुआ करता था, वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं होता था, वहां पर सेंट्रल लिस्ट की एंट्रीज नहीं होती थी। हमने 97 सेंट्रल लिस्ट की एंट्रीज में से 94 को एक्सटेंड कर दिया। वहां सदर रियासत बदलकर हमने गवर्नर कर दिया, वहां पीएम बदलकर हमने चीफ मिनिस्टर कर दिया, वहां आर्टिकल 366 पहुंचा दिया। वहां पर हमने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से 46 बदलाव किए, स्केलेटन रहने दिया, लेकिन हमने प्रजातंत्र को बरकरार किया। इन्होंने क्या किया? प्रजातंत्र के नाम पर सत्ता की भूख मिटाने के लिए वहां पर जब पहली बार इनको अवसर मिला तो मसर्रत आलम का प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर को नकार दिया। हम कहते रहे कि ये वही दुर्दांत आतंकवादी है जिसकी वजह से 2010 में वातावरण खराब हुआ था, लेकिन इनको पीडीपी के साथ सत्ता की भूख मिटानी थी, ये नहीं माने। इन्होंने तालिब हुसैन जैसे आतंकवादी को अपना कार्यकर्ता बनाया। इन्होंने सैफुल्लाह फारूक, जिसने पंडितों की हत्या की, जो 10 साल जेल में रहा, जो पाकिस्तान ट्रेनिंग लेकर आया, जो अजहर मसूद का शिष्य था, उस सैफुल्लाह फारूक को टिकट दिया वार्ड नंबर 33 से। इन लोगों ने तारिक अहमद मीर, जो पाकिस्तान से ड्रोन से हथियार सप्लाई करता था, उसको विधानसभा का चुनाव लड़ाया। इनको जब भी सत्ता की भूख मिटानी थी तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया। क्या कहते थे ये? आर्टिकल 370 को बरकरार रखेंगे। क्या कहते थे ये? कि एक्स्ट्रा को जो स्पेशल फोर्स का जो अधिकार है उनको हम रिव्यू करके वहां से हटाएंगे। ये क्या कहते थे? कि अलगाववादी वो तो स्टेक होल्डर है, लेकिन जब सत्ता की भूख मिट गई और कश्मीर को बुरा बनाकर देश का चुनाव लड़ना था, वहां प्रतिशोध की आग मिटाकर तो उन अलगाववादियों को इन्होंने आतंकवादी बताना चालू कर दिया। अरे कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, वहां के नागरिकों को साथ रखने के लिए, विश्वास जीतने के लिए काम कीजिए। क्या कहा था आपने? प्रधानमंत्री जी ने कहा 82,000 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट पैकेज की मैं घोषणा करता हूँ, 6,000 ट्रांजिट हाउस वहां कश्मीरी पंडितों के लिए बनाऊंगा, 3,000 नौकरियां दी जाएगी। अभी जब 83वें स्थापना दिवस पर सीआरपीएफ के अमित शाह साहब ने रिव्यू मीटिंग दी तो क्या पाया? कि सिर्फ 17% घर पूरे कर पाए, और कांग्रेस की सरकार के समय वो घर 6,000 हाउसेस 100% पूरे हो गए थे।